Good afternoon, everyone. Sir. Okay. फिर तय हो गया बॉटनी की क्लास का तय हो गया? नहीं सर, सर का कोई मैसेज ही नहीं आया, शायद वो आज क्लास नहीं लेंगे। ओके चलिए फिर आज हम लोग थोड़ा सा राइबोसोम्स के बारे में जानते हैं थोड़ा, ठीक है? और मेरी आवाज क्लियर है क्योंकि हमिंग साउंड है? नहीं सर, क्लियर है। ओके देन, ओके। अच्छा, what you all know about ribosomes? Ribosomes वर्ड सुना ही होगा आपने। यस सर। हाँ, क्या मालूम है आपको, बताइए। प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके, अजून? It is also associated with endoplasmic reticulum. अच्छा, ऑलवेज? Not always. हाँ। Okay, it's sometimes associated with endoplasmic reticulum, or sometimes it's not. Okay, and anything else? कोई और कुछ कहना चाहेगा? 70s and 80s. वो क्या है? Sir, 70s. S stands for Swedberg's unit. Sedberg unit. Sedberg unit क्या है? हमने भाई मिलीमीटर सुना है, मिलीग्राम सुना है, मिलीलीटर सुना है, डाल्टन सुना है ना? और या फिर एमस्ट्रॉन्ग्स नैनोमीटर्स, ये सब सुना हुआ है, लेकिन ये क्या है? सेडबर्ग क्या है? सेडबर्ग यूनिट क्या है? कोई कुछ बताएगा? जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम स्वेडबर्ग था। Sedimentation coefficient. हाँ, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में किसी एक कंपाउंड का सेडिमेंट होने का कोएफिशिएंट निकाला गया था, राइट? यानी कि कितनी देर हम उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में वी सब्जेक्टेड टू अंडरगो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड उसके कारण जब वो कोई कंपाउंड सेटल होता है बिकॉज ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इन सब के फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद वी टेक फॉर हाउ मच ऑफ टाइम वी हैव टू सर्कुलेट और वी हैव टू keep that in circular motion. तो वो यूजुअली देखा गया है कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम revolutions, either in the speed of the revolutions or the time duration of the revolutions, they get settled down in the solution, right? तो ये ऐसे सेटलमेंट के कोएफिशिएंट को हमने स्वेडबर्ग यूनिट कहा है, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफ कुछ आइडिया है कि रफ आइडिया है कि मतलब कोई वैल्यू है 1 सेडबर्ग यूनिट 1s मतलब क्या हुआ? चलिए पता लगाइएगा, एक सेडबर्ग 1s मतलब क्या होता है, कितने रिवॉल्यूशंस पे हम कितनी देर तक रखेंगे तो जाके वो चीज सेटल होगी। यानी हर कंपाउंड, हर सब्सटेंस का अपना एक सेडिमेंटेशन पॉइंट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होगा, मतलब उसके मॉलिक्यूलर वेट और उसके ड्यूरेशन ऑफ सर्कुलेशन या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है उस पर, कितनी देर घुमाएंगे, कितनी स्पीड से घुमाएंगे, यानी रिवॉल्यूशंस पर सेकंड भी मायने रखता है। स्पीड एंड द मॉलिक्यूलर वेट विल डिसाइड आफ्टर हाउ मच ऑफ टाइम दिस सब्सटेंस वुड सेटल डाउन इन द सॉल्यूशन। सो जैसे कि अभी अमर ने कहा कि ये 70s और 80s होते हैं, तो 70s मतलब कि कोई तो भी एक नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस फॉर सम टाइम, if they are subjected to that centrifugal force, these ribosomes can settle. So there are two types of ribosomes, as I said 70s and 80s. So after एक पर्टिकुलर 70s वाला जो यूनिट है उसमें जितना भी पर्टिकुलर रिवॉल्यूशंस हम रिवॉल्व कराएंगे, उन्हें घुमाएंगे फॉर पर्टिकुलर टाइम, तो वो कंपाउंड या फिर वो सब्सटेंस सेटल हो जाएगा, यानी कि वो टाइप का राइबोसोम सेटल हो जाएगा। यदि हम 80s तक करेंगे तो वो 80s के टाइप, यानी कि दो टाइप के हमको राइबोसोम्स मिलते हैं। अच्छा, राइबोसोम है क्या? लेकिन कोई मॉलिक्यूल है या फिर कोई ऑर्गेनिल है
या फिर कोई स्ट्रक्चर है, कि मतलब क्या चीज है एग्जैक्टली वो सेल ऑर्गेनेल है? वो न्यूक्लियो Sir, प्रोटीन it is a पार्टिकल्स। आप लोग वीडियोस पुट करने वाले थे, ऑन करने वाले थे बात करते वक्त? हाँ बोलो। कोई तो भी आंसर कर रहा था। बोलो। और कोई बोलना चाहता है? फाल्गुनी शायद आप कह रहे थे कुछ, ये श्वेता कह रही थी। मैं चाहता हूं कि आप लोग बात करें, बात नहीं करेंगे सर तो आई लगता सेड दे नहीं। आर पार्टिकल्स। अच्छा, दीज आर पार्टिकल्स, ओके। मतलब ये सेल ऑर्गेनेल नहीं है, ऐसा कुछ कहने का मतलब आई है? थिंक सो। अच्छा, कोई और डिफरेंट ओपिनियंस के साथ कोई है? मतलब ये सेल ऑर्गेनेल नहीं कहलाते हैं, ये दीज आर द पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेल, राइट? यानी जैसे कि हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहते हैं, है ना, या फिर अमीनो एसिड्स हैं, उस टाइप के ये भी एक मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हैं जो सेल के अंदर होते हैं। और जैसे हमने कहा कि दो अलग अलग टाइप के होते हैं, राइट? कोई और किसी और ओपिनियन के साथ में बोलना चाहेगा? बड़ी। हाँ सर, वो मीन प्रोटीन पार्टिकल्स रहते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अटैच्ड होते हैं। प्रोटीन पार्टिकल्स हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अटैच्ड है, लेकिन ऐसा अभी फाल्गुनी ने कहा था कि हमेशा नहीं होता है ना? कुछ कुछ केसेस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है। तो क्या हम इन्हें सेल ऑर्गेनेल कहते हैं या नहीं कहते हैं? मेरा ये प्रश्न है, क्योंकि हमने देखा सेल ऑर्गेनेल मतलब कि वो एक सेल का एक पार्ट है, एक छोटा सा ऑर्गन सिस्टम है सेल का, जो कि क्या बताता है, वो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर सेलुलर फंक्शन रेंडर करता है, यानी वो एकम्प्लिश करता है। जैसे अभी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वो यूजुअली सिक्रेशन वाला काम या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स का काम करता है, या फिर वो कहें कि हम जैसे कि हम बोले न्यूक्लियस, तो वो कमांड सेंटर है। हाँ, जैसे कि आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं तो हम वहाँ बोलते हैं कि वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वहाँ पे वेसिकल्स बनते हैं, सैक्स बनते हैं, जो कि फिर फर्दर दे कैन बी लाइक कैरिड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द सेल। तो देखा ही माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। हमने हर जगह देखा कि all the organelles with all the portions of the cell which perform particular function, they usually have a special structure, and those structures are usually bound with a cell membrane which is called unit membrane. Same type के membrane से वो encompassed रहते हैं। तो यानी कि हर एक पोर्शन सेल का जो एक पर्टिकुलर फंक्शन रेंडर करता है, उसका अपना एक खुद का एक स्ट्रक्चर है, और वो हमेशा एक मेम्ब्रेन से एनकम्पास्ड है। तो राइबोसोम में तो अभी आप बोल रहे कि मॉलिक्यूलर लेवल पे है, एक मॉलिक्यूल जैसा है, तो क्या ये इसको हम सेल ऑर्गेनेल कहेंगे या नहीं कहेंगे? Sir, I don't think it's a cell organelle. अच्छा, अभी जिससे मैंने कहा कि सेल ऑर्गेनेल का मतलब, सपोज करिए हमारा हाथ, ये हमारा ऑर्गन है, हमारी पूरी बॉडी का ऑर्गन है, दिस इज द ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सो हम क्या कहते हैं कि ये जो हाथ है हमारा ऑर्गन है। व्हाई? बिकॉज ये एक लिम्ब है जो अपनी एक एक्टिविटी करता है, एक फंक्शन परफॉर्म करता है ना?
तो उसे हम ऑर्गन कहते हैं। वैसे एक सिंगल सेल के ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन कैरी आउट करते हैं, हम उन्हें ऑर्गेनेल कहते हैं, है ना। तो राइबोसोम जो है, जैसे कि आपने कहा कि वो पार्टिकल्स हैं। अब क्योंकि हमने सभी सेल ऑर्गेनेल्स को देखा है कि हर एक सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, either circular, either rod shape, or some sac-like, or some just bag-like structures. तो बहुत अलग-अलग स्ट्रक्चर्स हैं, बट वो सब के सब मेम्ब्रेन बाउंड है। तो मेम्ब्रेन बाउंड होने के कारण हम उन्हें क्या कहते हैं कि सेल ऑर्गेनेल कह रहे हैं। मेम्ब्रेन बाउंड होना सेल ऑर्गेनेल की डेफिनेशन नहीं है, याद रखिएगा। सेल ऑर्गेनेल उसको कहते हैं जो सेल के किसी फंक्शन को परफॉर्म करता है, राइट। तो हमारा राइबोसोम एक फंक्शन परफॉर्म करता है, और वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। यस, तो दैट वे even ribosome should be called a cell organelle, and of course it is called as cell organelle, okay। लेकिन ये membraneless cell organelle है, ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसको कोई मेम्ब्रेन नहीं है। बाकी सभी ऑर्गेनेल्स को आप देख सकते हैं कि दे आर मेम्ब्रेन बाउंड, राइट। तो राइबोसोम जो है, जैसा कि आपने कहा था, one thing is clear, this is a compound, it's a molecule, and or you can say it's a small particle which is present in the cytoplasm, sometimes present on the endoplasmic reticulum, and it is not, but as it is performing a function of the cell, that is a translation portion of protein synthesis, so it's it performs a major function, so we should call it as cell organelle, but it does not have any cell membrane to encompass its content, so we call it as membraneless cell organelle। तो ये एक ही है जो membraneless है, ऐसे आपको और भी मिलेंगे, लेकिन आज की लेवल तक जब तक हम पढ़ते जाएंगे, आप पीजी में जाएंगे या फिर और हायर स्टडीज पे जाएंगे, तो you will come to know there are other molecules also which are called usually cell organelles, or sometimes they are not called, but it's of no importance, but we should know it's a part of a cell, it's a molecular part, it's a particulate form of a cell which does not have any membrane. It stays in the cell cytoplasm, sometimes free in the cytoplasm and sometimes attached to the endoplasmic reticulum, which has come out of nuclear membrane, or they perform a translation type of function in protein synthesis. So they are called cell organelle. They are not exempted of being called cell organelle. Okay. Well, ये अमर है ना जिसकी वीडियो ऑन है, अमर तो एकदम उरी का हीरो दिख रहा है। उरी देखी क्या आप लोगों ने? यस सर। उरी का हीरो को नाम नहीं मालूम, कोई कौशिक करके, वैसे तुम्हारी दाढ़ी बड़ी हुई है। अब बाकी लोग बात करते हैं तो ऑन नहीं करते कैमरा, मैंने कहा था कि आप लोग चाहो तो सर मेरा कैमरा ऑन है। आप दिख नहीं रहे हो, लेकिन कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे नीचे में। आप बात नहीं कर रहे इसलिए दिख नहीं रहे। नहीं सर, मैं तो बात कर रही हूँ। अभी आप सामने आए, ओके, फालतू नहीं। ओके, एनीवेज, तो ऐसा है कि हम राइबोसोम्स को भी सेल ऑर्गेनेल पुकारते हैं। दे आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेल्स, बट दे आर नॉट द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। वेल, अभी जैसे क्या मैंने कहा था कि 70S और 80S दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। तो 70S हमने अभी भी जानने की कोशिश की, वो सिडबर्ग यूनिट है। सिडबर्ग यूनिट है, 1 सेकंड। हाँ, सिडबर्ग यूनिट है, यानी कि वो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट शो करता है, बाय विच वी यूजुअली सेपरेट देम और वी क्लासिफाई देम। यानी कि कुछ राइबोसोम्स हैं जो 70S के यूनिट्स पे सेटल हो जाते हैं, कुछ राइबोसोम्स हैं जो 80S के यूनिट्स पे सेटल हो जाते हैं। ओके, ठीक है, डन, एग्री। फिर बाद में मतलब कि दो टाइप के हो गए, हमने उनको अलग अलग नाम देने की बजाय उन्हें उनके सिडबर्ग यूनिट से ही उनको आइडेंटिफाई करना शुरू किया। एंड देयर इज द रीजन व्हाई दीज आर कॉल्ड सो। अब देखिए, यदि कोई स्ट्रक्चर रहा होता, even that structure would have its own Siedberg unit to get settled or to get sedimented, but क्योंकि ये मॉलिक्यूलर लेवल या पार्टिकल लेवल पे है, हम इसलिए इसको यूजुअली सिडबर्ग यूनिट्स में ही कॉल करते हैं। हमने उनको अलग से नाम दिया है, वैसे राइबोसोम्स बोला है,
बट जो टाइप्स को हमने अलग से राइबोसोम 1, राइबोसोम 2 ऐसा नाम ना देते हुए उनके सिंपल यूनिट्स के नाम से ही हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। अब यूजुअली देखा गया कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, जो प्रोकैरियोट्स मतलब जो यूकैरियोट नहीं है, यानी कि जो प्रिमिटिव जो सेल्स हैं, उनमें राइबोसोम जो हुआ करते थे वो यूजुअली 70S के होते हैं, जो थोड़े से हल्के हैं, राइट, ऐसी मतलब है। और जो दूसरा जो है 80S वाले जो राइबोसोम्स हमने देखे हैं वो यूजुअली हमने यूकैरियोट्स में देखे हैं। अब यूकैरियोट्स में देखा है और 70S को हमने प्रोकैरियोट्स में देखा है। तो 70S वाले जो पार्टिकल्स राइबोसोम्स जिनको बोला करते थे हम, तो देखा ये गया है कि यदि मान लीजिए हम उनको अलग अलग लेवल्स पे, यानी कि कहना चाहिए कि हमने सेल को क्रश कर दिया, एक सोल्यूशन बना लिया, एक स्लरी बन गई, उसको हमने we have subjected it to centrifugation force. So after some time we find that at 70S something has been settled, and that we have seen those are nothing but the ribosomes. But later it has been observed that these ribosomes are not single units. They are made of two different units, which we have called them as the larger unit and the smaller unit. So वो जो दो यूनिट थे वो भी सेपरेट हो सकते थे, वो भी सेपरेट हुए मिलते थे सेल के साइटोप्लाज्म में। जब सेल के एक्सट्रैक्ट को या सेल के स्लरी को हम जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वी यूज्ड टू फाइंड सम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आल्सो व्हिच आर सिमिलर टू राइबोसोम्स। देन दे हैव सीन दैट दे आर ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। सो उसमें जैसे कि 70S में तो देखा ये गया दैट इज व्हेन फाउंड आउट 70S के जो हैं उसमें कितना है 50 और 30। बड़ा यूनिट जो 50S का है और स्मॉलर यूनिट जो 30S का है। और वैसे ही हम यदि 80S के मॉलिक्यूल्स को हम देखते हैं कि उसमें भी स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट है, उन दोनों को यदि हम देखें तो वहां पे वो 60 और 40 है ना। ये बड़ा सिंपल से याद रखने का। 70S में जो यूनिट्स हैं उनके सिंपल यूनिट्स को मिलाया जाए तो वो 80 आता है, और 80 वाले में सिंपल यूनिट्स को मिलाया जाए तो वो 100 हो जाता है। एनीवेज आपको मैं आपको एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी ऑलरेडी, उसमें वॉइस ओवर नहीं है बट इट हैज कवर्ड एवरीथिंग, लाइक कितने टाइप्स हैं, कैसे कैसे हैं, कैसे वी हैव नॉमेनक्लेटेड देम एंड अब क्या है कि इनके स्ट्रक्चर्स पे भी ना थोड़ी सी theories proposed हैं। There are different types of theories which have been proposed on the structure of ribosome. अब 2 यूनिट वाली बात तो हमने कर ली। 70S में 2 यूनिट्स हैं, लार्जर which is of 50S and the smaller unit which is of 30S. अब वैसे ही 80S में देखा गया कि लार्जर यूनिट इज ऑफ 60 and the smaller unit is of 40, right? अब देखा ये गया है कि even they have got their own simple units on which they settle down or they get sedimented. But देखा ये गया है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है या प्रोटीन सिंथेसिस होने के पहले कि वो जो mRNA, अभी आपको RNA के बारे में थोड़ा जानना होगा। अब RNA ऐसा है कि आप लोगों को मालूम है कि DNA से ही जब ट्रांसक्रिप्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में, तो DNA से RNA फॉर्म होता है। उसके लिए RNase नाम का एक पॉलीमरेज लगता है, RNA पॉलीमरेज लगता है, जो एक एंजाइम है जो उसको सिंथेसाइज करने में मदद करता है। वो प्रोसेस एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, ट्रांसक्रिप्शन। So when जब RNA is synthesized with the help of the template of DNA, we call it as transcription. In transcription, we get RNAs. So there are 3 types of RNAs that are found basically. One is mRNA, that is called messenger RNA, which is being usually carrying the code for ribosomes to get them attached and further go into the process called translation. यानी कि जिसमें से वो प्रोटीन्स बनाते हैं या अमीनो एसिड्स को साथ में जोड़ते हैं, वो प्रोसेस में जाने के लिए जो एक कोड कैरी करके डीएनए से लेके आता है उसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। वैसे एक और आरएनए है जिसको हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए भी हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। और एक और जैसा है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, यानी कि वो आरएनए, तीनों को देखा जाए तो मैसेंजर आरएनए इज यूजुअली लीनियर and transfer RNA is a little bit looped and it looks like T, and ribosomal RNA are still smaller and they are like globular sort of. They have more folds and more pleats they have. So that way, तो जो ribosomal RNA है, यानी कि ये जो ribosomal RNA है वो पार्ट है राइबोसोम के। अभी जो हमने स्मॉलर और जो लार्जर यूनिट देखा है उस यूनिट के एक पोर्शन है ये राइबोसोमल आरएनए। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ
कि राइबोसोम्स में दो पार्ट हमें नजर आएंगे, एक इसका प्रोटीन्स का और दूसरा आरएनए मॉलिक्यूल का। अब वो कितने कितने परसेंटेज पे है, यू नीड टू गो इनटू द डिटेल्स। जैसे आप देखेंगे, आई मीन ये आप वीडियो देखेंगे मैंने जो अपलोड किया है, इवन दैट आल्सो यू कैन फाइंड कि व्हाट टाइप ऑफ percentage of protein is there in 70S and what percentage of RNA is there in 70S, and in the same way how much of percentage of RNA and proteins are present in 80S. अब ये तो हो गए कंपोजिशन के बारे में, और आपको उस वीडियो में यू वुड फाइंड द डिफरेंसेस आल्सो, ये 70S और 80S में डिफरेंस क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स पे डिफरेंशिएट होते हैं। एंड देन देयर कम्स, जैसे कि मैंने कहा था कि अब एक डिफरेंस या फिर एक थ्योरी और प्रपोज की गई, those people who have started studying the prokaryotes for understanding the ribosome activity, ribosomal activity, यानी कि जिन्होंने प्रोकैरियोट्स में देखा था कि ट्रांसलेशन कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, जिसके बेसिस पे ही हमने ट्रांसलेशन को बहुत ही क्लियरली हमने यानी डॉक्यूमेंट किया हुआ है, इसको हम आज की तारीख में पढ़ते हैं उसको। ऑफ कोर्स वी वुड बी रीडिंग इट इन नेक्स्ट ईयर, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में, लेकिन अभी तो आप लोगों से ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है। तो ये जो राइबोसोमल आरएनए जो थर्ड टाइप का आरएनए था, वो एक कंपोजिशन था इन राइबोसोम्स के यूनिट्स का, एंड हर एक यूनिट में कितना कितना कंपोजिशन है, यू कैन फाइंड थ्रू दैट वीडियो व्हिच इज there's no voice over, but the things are there, you can note it down or you can screenshot them as you require. And अब रही बात, जिन्होंने प्रोकैरियोट्स पढ़ा तो they have proposed one theory or you can say one design, yeah, one model for telling how does that ribosome look like, because it's not a roundish structure or a cell membrane structure as the cell organelle usually used to be. It's something different. It is a particle thing which we call it as cell organelle. So we need to have some structure, some designer or some modular structure, modular figure or diagram. So it was proposed by Wittmann as डॉक्टर करके एक हैं, उन्होंने प्रोकैरियोट्स के ऊपर पे मॉडल को डिजाइन किया था, which was called as symmetrical model कहते थे। So there are two types of models which have been designed. One is a symmetrical model, and another one is asymmetrical model. Symmetrical model is Stoffler और Wittmann का है, और asymmetrical जो है लेक, लेक समथिंग है, उनके नाम आपको मिल जाएंगे उस वीडियो में। तो उनका एक मॉडल था। तो ये दोनों मॉडल्स जो हैं थोड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, बिकॉज दे गो इनटू 3D स्ट्रक्चर्स, एंड आई डोंट थिंक कि हम इतने हमारा विजुअलाइजेशन जो है ना, विजुअलाइजेशन समझते हो, हमारा विजुअलाइजेशन उतना अच्छा है ही नहीं, हमें वो एक्स वाई और जेड एक्सिस समझता ही नहीं है, मेरे ख्याल से एक्स और वाई भी नहीं समझता हमें, तो एक्स वाई और जेड एक्सिस कहाँ समझेंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या समझेंगे, और 3D स्ट्रक्चर्स को समझना बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अच्छा मुझे बताइए, कितने लोगों ने, आप लोगों ने अल्फाबेट्स को आइसोमेट्रिक फॉर्म्स में लिखे हैं? कभी किसी ने कुछ किया है कभी ऐसा? अल्फाबेट्स को ABCD लिखते हैं हम, अल्फाबेट्स को ब्लॉक फॉर्म में या 3 डायमेंशनल पिक्चर्स में या फिर 3 डायमेंशनल डायग्राम्स में या स्केचेस में यूज किया है कभी किसी ने? नो सर, फाल्गुनी करती है ड्राइंग वगैरह। फाल्गुनी करती है ड्राइंग, तो कभी यूज किया है? अल्फाबेट्स के ब्लॉक्स बनाया है कभी, उनको एंगुलर शेड्स दिया है? ये शेड्स वगैरह दिया है। हाँ, तो वो कैसे देते हैं? उसका एक पैटर्न है। ऑफ कोर्स वो पैटर्न को समझने के लिए हमें कहते हैं कि ब्लॉक्स को रख दीजिए, एक तरफ से लाइट दीजिए, शैडो आएगा तो उसके शेड्स आएंगे। तो दिस इज ऑल 3 डायमेंशनल परसेप्शन, 3 डायमेंशन को समझने की बात है। एंड ऑफ कोर्स ये हर इंसान समझता नहीं है, क्योंकि हम पता नहीं 9th या 10th स्टैंडर्ड के बाद से ही बोलने लगते हैं कि मैथ्स हमें पसंद नहीं है, तो मैथ्स छोड़ देते हैं, ज्योमेट्री पसंद नहीं है कहते हैं, थ्योरम्स भूल जाते हैं, स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या मेजरमेंट्स क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन जो बोलते हैं वो छोड़ देते हैं, ज्योमेट्री छोड़ देते हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के प्रॉब्लम्स छोड़ देते हैं, ऑल टुगेदर हम छोड़ के साइकोलॉजी या फिर पता नहीं क्या फिशरीज ले लेते हैं। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स एटलीस्ट यही करते हैं।
सम वो we हम कहते हैं ना कि we have missed that you know that aspect of life. वो हमारे लाइफ का एक एस्पेक्ट है थ्री डायमेंशन, जिसको समझना, क्योंकि हम पूरी लाइफ को थ्री डायमेंशन में देखते हैं लेकिन हम पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते. दैट्स वेरी बैड ऑफ अस. हमें समझना चाहिए हर चीज हम थ्री डायमेंशन में देखते हैं. हमारे विजुअलाइजेशन, हमारी आंखों का प्लेसमेंट भी इतना दूर है, एक दोनों अलग अलग एंगल पे देखते हैं किसी चीज को, हमें डेप्थ का पता लगता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द हमारे आई प्लेसमेंट पे. यदि हमारे दोनों आईज नॉर्मल एनिमल्स की तरह ऐसे इस तरफ और इस तरफ लगे रहते हुए बायोलॉजिकल सिमेट्री तब भी रहती थी, तो हमें डेप्थ का नजर नहीं आता. हमें दिखता है क्योंकि हम टू डायमेंशन. सपोज आपको मालूम है कैटल जब देखती है, गाय देखती है, गाय की एक आंख इधर एक आंख इधर है, तो वो जब एक आंख से देखती है तो शी इज इन टू डायमेंशन. थ्री डायमेंशन तब होता है जब दो आंखें एक ही चीज को देखती हैं, जैसे कि हमारी आंखें, हमारे विजन्स जो है ऐसे ओवरलैप करती हैं, राइट. इसलिए हमें डेप्थ पता लगता है. तो मतलब कहना है दिस इज आयरनी ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग कि हम हर चीज थ्री डायमेंशन में देखते हैं, राइट फ्रॉम द बर्थ टू डेथ टिल डेथ. लेकिन हम वही थ्री डायमेंशन को मैथ्स में से छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं. अभी तक लोगों को स्फीयर, अच्छा कितना कोई याद है, मेरे को बताएंगे, जैसे कोई मैथ्स 10 तक तो पढ़ा था आप लोगों में से, सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर. और वही स्फीयर का? सर स्फीयर का वॉल्यूम पता है, कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम है तो उसका उसमें क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर मे बी. देखो ये सब चीजें काम आती है कहीं ना कहीं. मैं कहता हूँ जितनी मैथ्स हम 12th तक पढ़ते हैं वो मैथ्स लोग बोलते हैं कि कहाँ काम आता है. काम आता है. कल को आप जाके अपनी लैंड खरीदते हो तो मेजरमेंट्स करने के लिए एक 12वीं पास वाला बंदा आता है, पटवारी या पता नहीं किसको क्या कहते हैं, वो नापने आता है और उसने नापा तो वो सही. हमें समझता ही नहीं कि वो कैसे नापता है, बिकॉज उसके पास कुछ टिप्स रहती हैं कि ऐसे को ऐसे करना है, ऐसे को ऐसे करना है. अभी हमें यही नहीं मालूम होता. हम अभी भी लैंड को नापते हैं एकर्स में और हेक्टेयर्स में. हमें स्क्वायर मीटर्स में नापना नहीं आता है. स्क्वायर मीटर में है तो हेक्टेयर में, एकड़ में करना नहीं आता है. ये बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं. हम लाइफ में आगे हर चीज वैसे ही डील करते हैं जिनको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे 12 तक. थ्री डायमेंशन छोड़ देते हैं, टू डायमेंशन की ज्योमेट्री छोड़ देते हैं, मेंसुरेशन पढ़ते नहीं है, थ्योरम्स जानते नहीं है. एरिया से अभी तो आपको सिलेंडर का भी एरिया पढ़ाया गया है, वॉल्यूम पढ़ाया गया है. पाई आर स्क्वायर एच उसका वॉल्यूम हो गया. पाई आर स्क्वायर एक सिंगल डिस्क है. तो ये सब चीज स्फीयर का भी है. आप याद करना 4 पाई आर स्क्वायर है कि नहीं. Somehow, मैं वही बोल रहा हूँ, ये सब चीजें हमें जितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हालांकि मैंने बहुत जगह सुना है, बहुत जगह देखा भी है, सब यही कहते हैं there is no use of what we study in our schools and colleges, but they are useful. I tell you, they are useful at some other part of other point of our life. हम जो लाइफ लीड करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको इन चीजों की जरूरत पड़ती ही है, but we have got options for other people doing for us. So हम of course हम एक्सपर्ट नहीं है, but still we can understand it how it's been done. Anyways, जो ड्राइंग करते हैं, अब मुझे बताइए किसी की ड्राइंग इतनी अपीलिंग क्यों लगती है? Because they maintain those proportions. And proportions कहाँ से आए? वही ज्योमेट्री से आए. Yeah, there are many things. तो हमारी बॉडीली प्रोपोर्शंस के बारे में, तो ये सब चीजें हैं, ये हम समझने की कोशिश नहीं करते, बट वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. एटलीस्ट 12th लेवल तक का जो सिलेबस सेट किया गया है आप लोगों को पढ़ने के लिए, दैट इज फॉर इट्स यूजफुल द होल लाइफ. आपकी पूरी लाइफ में वो काम आती है. बट हम सिर्फ एंट्रेंसेस के हिसाब से पढ़ते हैं, परसेंटेज के हिसाब से पढ़ते हैं. सो वी omit this, omit that, leave this, ऐसे करते हुए पढ़ते हैं. एनीवेज, फिर जब आप लोग जब सिविल्स की तैयारी करने चालू करते हैं ना सब बच्चे, तब उनको वो सब चीजें फिर से पढ़नी पड़ती है. फिर एनसीईआरटी की बुक्स उठाते हैं, फिर से पढ़ना शुरू करते हैं. एनीवेज, दैट इज अ डिफरेंट इशू. सो वेल, तो वो कुछ मॉडल्स के बारे में वहाँ बताया गया है, लेक मॉडल और स्टाफर मॉडल. तो ये दोनों मॉडल्स को भी उसमें उस वीडियो में समझाया है आप लोगों के लिए. ट्राइड, बट आई वुड डेफिनेटली से कि वो जो पिक्चर्स दिखा, क्योंकि वॉइस ओवर है नहीं तो सिर्फ पिक्चर्स दिखाया हुआ है, and it becomes very difficult to understand how those pictures have been, pause करना उस वीडियो को और वो समझने की कोशिश करना कि वो सफर मॉडल जो है और लेक मॉडल जो है
कैसे बताने की कोशिश की है। ऑफ कोर्स उसका एक ब्रीफिंग लेफ्ट साइड में चलता रहता है, द टेक्स्ट गोज ऑन along with the pictures, but you need to imagine and understand. That is what is called visualization. And the best visualizer is the best student, या फिर कहना चाहिए बेस्ट टीचर भी हो सकता है फ्यूचर में। यू नीड टू हैव विजुअलाइजेशन। जब मैं कुछ बताता हूँ आपको, मैं कुछ कह रहा हूँ, जैसे मैं राइबोसोम्स आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एज मेरे को लगता है कि मैं सेल के अंदर ही बैठा हूँ, मुझे लगता है कि हाँ राइबोसोम यहाँ है। अब एक और चीज है, जब राइबोसोम्स का हम एक बात कर रहे थे कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में ऑफ कोर्स दे help the protein synthesis, I mean the cell to manufacture or synthesize proteins. So वहाँ ये देखा गया है कि there are different types of proteins or enzymes which are proteinaceous, also substances, the hormones which are protein in nature, they have been synthesized by this protein synthesis and this process, and they have been, you know, diverted to the different places where they are needed. If something is to be synthesized inside the cell and that has to be used within the cell, then those proteins are synthesized by the free ribosomes in the cytoplasm. जो फ्री राइबोसोम्स हैं, वो जो साइटोप्लाज्म में यहाँ वहाँ तैर रहे हैं, वो जब बनाते हैं तो उनकी जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वही साइटोप्लाज्म में रह जाते हैं एंड दे आर यूज्ड इन देयर ओनली, जिसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन टाइप ऑफ इफेक्ट। लेकिन यदि सपोज करिए कि एक प्रोटीन यहाँ इस सेल में बन रहा है, लेकिन उसे किसी और जगह जाके एक्टिविटी करनी है, लाइक जैसे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, या फिर कहना चाहिए कि हमारे दूसरे ग्लैंड्स हैं, वो कुछ रिलीज करते हैं, दे आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स यूजुअली, तो वो कुछ रिलीज करते हैं, दे कम इनटू द ब्लड एंड द ब्लड कैरीज टू द डिफरेंट प्लेसेस एंड वेयर दे आर रिक्वायर्ड, देयर दे हैव गॉट रिसेप्टर्स टू कैरी टू कैच देम होल्ड, एंड देन दोस थिंग्स आर internalized and their activities done. So these are called tropic, you know, they are produced somewhere and they have been effective somewhere else. So this is the tropic type of activity, distance activity. So the distant activity जो होती है वो उसके लिए जो proteins बनानी है, so they have to be, you know, transported out of the cell. So that way, in that case, you know what happens, these proteins are synthesized by the ribosomes which are already attached on the endoplasmic reticulum. ER के ऊपर जो रहते हैं चिपके हुए राइबोसोम्स, वो यूज होते हैं for those type of proteins or enzymes to be synthesized and they have to be transported to some other portion, some other tissue level for their functionality. So that way, यानी कि जब भी किसी सेल से किसी और जगह जाके किसी चीज की रिक्वायरमेंट है और उसका सिंथेसिस यहाँ सेल में हो रहा है, it has to be synthesized by the ribosomes which are on the endoplasmic reticulum, because when they are synthesized on the endoplasmic reticulum, so cell membrane, endoplasmic membrane would encompass it, engulf it, it forms a vesicle, and that vesicle is, you know, driven out of the endoplasmic reticulum to the Golgi complex if at all some modification is required in that particular protein which has been manufactured, and from there if the modification is over, then again those vesicles are driven out to the cell membrane to pour that content into the some plexus, some sinuses, or some blood vessel where they can be absorbed and transported to different tissue levels for its function, right? तो राइबोसोम्स के बारे में बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को जरूर देखिए आप लोग एंड ट्राई, यू नो, समझने की कोशिश कीजिए उसको, क्या बोलते हैं उसे, ऑफ कोर्स उसमें वॉइस नहीं है बट कुछ डिफिकल्टी रही तो आप लोग प्लीज मुझे बताइए। एंड बाकी सब लोग सुन रहे हैं कि गायब हो गए? अच्छा, कोई और है? जरा बताइए, जरा मैं देखूं तो कौन कौन है। समय है हमारे पास, समय है, अभी तो 40 मिनट्स ही हुए हैं। कोई और है ऑनलाइन तो प्लीज अपने वीडियो पुट ऑन कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आप भी क्लास में थे। कितने लोग क्लास में हैं? ओनली 10 ही लोग हैं। हेलो, कोई और है अपार्ट फ्रॉम अमर एंड फाल्गुनी? या सबने माइक वाइक सब ऑफ करके बैठे हैं? एक और चीज, अभी समय है हमारे पास, एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन जो चल रहा है, इट्स आई वुड से इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड।
और इसका जो बोलना चाहिए जिस तरीके से हमने इसको यूटिलाइज करना चाहिए वो हम कर नहीं रहे। हम शुरुआत से किस में जा रहे हैं मालूम, इसके फ्लॉज की तरफ जा रहे हैं, इसके डीमेरिट्स को हम उजागर कर रहे हैं और वो मतलब उसके डीमेरिट्स को ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब आपको मालूम है कि वीडियो ऑन नहीं करना है या फिर माइक ऑन नहीं करना है, तो यू पुट both the things off and you are not in front of the class. That harms you only. There is a possibility in future you would have an option to opt for the online classes and the offline classes too. तो शायद ये ऑप्शनल आएगा। If at all completely ना आए तो भी हमारे जो 4 यूनिट होते हैं ना, वो 4 यूनिट में से हो सकता है एक आध यूनिट ऑनलाइन चला जाए। For that online you have to attend online classes only. तो ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है because it's there in many of the countries education policy and it was to be adopted before this COVID only by our UGC also. But it was under the trial, it was to be accepted, it was to be politicized, like when the policy बनाना बाकी था उसके पीछे, and it would have come because अभी when नई education policy आई थी, it was to be incorporated into the new education policy also, which could not be implemented right now because of this pandemic situation. Anyways, कोई और want to tell कि भाई हम भी हैं क्लास में, ऐसा बताने वाले कोई हैं? क्लास सॉरी, कोई आया, किसी ने कुछ कहा? वीडियो ऑन करिए तो पता लगेगा। आप लोगों को कुछ पूछना है? लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट सम पब्लिकेशन एंड द मैगजीन एंड उसके बारे में बात कर रहे थे। किसी को उसके बारे में कुछ पूछना है? somebody has come. सर सब म्यूट करके चले गए थे। सब म्यूट करके चले गए थे। दिस इज हु? श्रृंखला, आवाज नहीं आ रही, आपने माइक बंद रखा है। यस सर। दिस इज श्रृंखला राइट? यस सर। अच्छा, कुछ पल्ले पड़ता है कि नहीं? बताते हैं कुछ तो क्लास में। समझता है, वीडियोस भी देख, वीडियोस भी देखिए, समझिए। कुछ क्वेरी रही तो यू कैन पुट द क्वेरी इन द आई मीन जो कहते हैं ना, ये फाल्गुन टेढ़ी क्यों हो गई, ये सब उल्टे हो गए सब लोग, तुम लोग तो घुमा दिया, मोबाइल घुमा दिया। अच्छा ओके, तो यू कैन पुट द क्वेरीज इन द चैट। चैट देखने तो मुझे नोटिफिकेशन आएगा कि किसी ने कुछ क्वेरी की है, so that can be resolved in next class if at all some queries are put in the chat. Anyways, और कोई है कि सब अभी भी गायब नहीं है? आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने कैमरा ऑन किया, आप कौन है? इसका रिस्पांस अच्छे से मिलता है? जैसे ऐसे हाथ करो तो फटाक देन रिस्पांस मिलता है। यदि मैं ऐसे पूछूं तो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। ओके ओके, और बताइए और कौन कौन है? हाँ आप बताइए। आप क्या आपको अच्छा लगता था इसलिए यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। यदि आप कर सकते हो थोड़े समय के लिए, अभी तो क्लास नहीं चल रही है ना। अच्छा, आप लोग का कोई मेंटरिंग जो होता है कॉलेज का, जो मेंटरिंग सिस्टम है, एक प्रोग्राम चलता है कॉलेज में जो हम मेंटर करते हैं टीचर्स लोग, तो वो आप लोग के साथ किसी टीचर ने किया है? भाई सबको अलॉट होते हैं, किसी के साथ हुआ है अभी? किसी टीचर ने किया आप लोग के साथ में कि लाइक उसमें कुछ क्वेश्चनर रहता है कुछ? हाँ नहीं नहीं नो सर। अच्छा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अभी नियर फ्यूचर में हमारे तरफ जो बच्चे रहेंगे मतलब अलॉट करते हैं टीचर को, तो उतने बच्चों के साथ हम एक छोटी सी मीटिंग करेंगे, कुछ चीज़ें पूछेंगे, कुछ क्वेश्चनर रहता है तो वो तो आप थ्रू फॉर्म, जो गूगल फॉर्म है उसके थ्रू हम फिलअप कर देते हैं उसको। बट देयर इज यू नो 1-to-1 इंटरेक्शन का भी एक रिक्वायरमेंट रहता है उसमें। इट्स अंडर द UGC नॉर्म्स है, वो NAAC के नॉर्म्स हैं। तो बीच में अभी हाल फिलहाल
सो मुझे कि कमिंग वीक में शायद वो शेड्यूल होगा, तो अपनी अपनी क्लास में ले लेंगे, जिनकी जब क्लास रहती है तब। जैसे आप पूरे बच्चे हैं तो कुछ लोग एक टीचर को जाएंगे, कुछ लोग एक टीचर को जाएंगे। लेट्स सी किसकी तरफ कौन आते हैं, तो वो नाम अनाउंस कर देंगे आप लोगों को। उसके बाद फिर एक छोटा सा वो भी सेशन ले लेंगे इंटरैक्टिव, लाइक कि क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हो। आप लोग कोई प्रॉब्लम फेस करते हो क्या जो क्लासेस होती है उसकी? नहीं करते, मजा है ये, राइट? इसमें कोई ना कोई पूछने वाला है ना कोई देखने वाला है ना? चलिए, anyways, that's all for today. So we had discussed about the ribosomes, which are the cell-less organelles, and they have a very important function of translating the RNA molecule, which gets the code from the DNA into an amino acid chain or the protein, which are usually either used inside the cell by the free ribosomes. If they are used somewhere else, they have to be, they have to be vesseled out or sacked out. So in that case, the sacs or the vessels are formed by the endoplasmic reticulum, where the ribosomes are attached to their surfaces. और उसके कुछ चीज़ें हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल वाली जो चीज़ें हैं, डिफरेंसेस जो हैं उनको देख लीजिएगा। लेक मॉडल यूजुअली पूछा जाता है आपके सिलेबस में, तो लेक मॉडल लिखा है। लेक मॉडल में और ऐसा कैसे, सपोज करिए मैं आपको बताऊं, जैसे अब ये एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसमें एक ग्रूव है यहाँ पे, राइट? ये भी ग्रूव्स है, मैंने हाथ को फोल्ड किया, सपोज ये एक साथ हो गया तो एक ग्रूव आ चुका है। तो यूजुअली जैसे हम कहें ना, राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार का ही रहता है कि उसमें कहीं ग्रूव रहेगा, बिकॉज ऑफ वो जो आरएनए, आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो मिलके जो वो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। सपोज 30S है, 30S छोटा है तो उसमें एक ग्रूव रहता है और एक हेड जैसा रहता है, ऐसा हेड, और एक प्लेटफॉर्म होता है। ये प्लेटफॉर्म ग्रूव, जिसको ग्रूव को क्लेफ्ट भी बोलते हैं, आप वो पढ़ोगे तो ये दोनों पकड़ने के, ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अटैच करने के सिस्टम रहते हैं। तो वैसे ही आपको ना, अभी जैसे मैंने डिप्रेशन दिखाया आपको मैंने, और यहाँ पे ये क्लेफ्ट के पास ये अटैच है, बिकॉज सपोज करिए ये फिंगर्स अटैच होते हैं, तो अभी देखिए आप हाथ के अंदर गैप आ जाती है ना? तो गैप आने के बाद जो स्पेस क्रिएट हो जाता है, इसके बीच में स्पेस आ जाएंगे, तो वो बिकॉज ऑफ दोस क्लेफ्ट एंड डिप्रेशन ऑन द डिफरेंट सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स। तो यही मॉडल को डिसाइफर करने की कोशिश की उन्होंने, मॉडल को बताने की कोशिश की, जो लेक मॉडल है, जो ज्यादा माना जाता है क्योंकि वो यूकैरियोट्स में हम वही पढ़ते हैं। जो स्टफर वाला था वो विटमैन का जो था वो प्रोकैरियोट्स में पढ़ा गया था, तो वो भी लगभग सिमिलर है, बट जो हेड रीजन है और ये जो क्लेफ्ट की बात है वो तो उन्होंने अलग अलग तरीके से बताई हुई थी। तो ये जो लेक मॉडल है उसमें जैसे कि डिप्रेशन के कारण और ग्रुप के बीच में स्पेस आ जाता है, राइट? तो ये जो स्पेस है दैट बिकम्स द प्लेस वेयर द tRNA comes and attaches to the mRNA. अभी जो ग्रूव है वो ग्रूव में यूजुअली mRNA अटैच होता है। There is a provision for attaching the mRNA on the smaller unit. And then फिर जैसे ही अटैच होता है, फर्स्ट टाइम जब एक tRNA उसको अटैच करते हैं इनिशिएटिंग कोडोन एक है मिथ्योनिन का, तो मिथ्योनिन वाला जैसे ही वो tRNA वहां के अटैच होगा, then the larger unit attaches to itself. And then the जो स्पेस बीच में जो क्रिएट होगी उसमें से एक तरफ से tRNA आएगा, एक तरफ से tRNA जाएगा। जो आ रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर साइट, जहां से जा रहा है पेप्टाइड बनकर निकल रहा है उसको पेप्टाइड साइट बोलते हैं, तो बीच में अटैचमेंट साइट, यानी कि ये आया यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ से निकल गया। तो हमेशा उस स्पेस में सपोज इस तरफ से आया, बीच में अटैच हो गए, when two tRNAs come together, their amino acids attached to them, they also come together, so they get bonded, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और फिर वो छोड़ के चला जाता है। लाइक दैट लाइन से एक अमीनो एसिड नजदीक आते रहते हैं और चेन बनती रहती है, इसकी अपनी एक स्पीड है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स है टू डिसाइफर कि भाई वो कैसे एमआरएनए को होल्ड करता है एंड टीआरएनए को कैसे हेल्प करता है कि वो अंदर आए, अपना अमीनो एसिड लेके आए, कोडोन एंटीकोडोन का कॉम्बिनेशन हो, और फिर बाद में अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट हो जाए, एंड देन अमीनो एसिड चेन टीआरएनए अपना काम करके निकल जाए।
एंड फिर कब कब उसे रोका जाए, तो रोकने के लिए भी अपने अपने तरीके हैं। किसी किसी में कैपिंग होती है कि आरएनए उस तरफ से एक्सटेंड ना हो, इसको हम 5 प्राइम कैपिंग कहते हैं। किसी किसी में आरएनए जब बंद होने के बाद लास्ट में जीन जब कंप्लीट हो जाता है तो वहां पर रुकना जरूरी है। तो रुकने के लिए एक इंडिकेशन होता है कि पॉली ए, जब वो आरएनए बन रहा था तभी वो पॉली ए टेल आप पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, पॉली ए टेल यानी कि ए एडेनिन 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 लगने लगता है। तो तब समझ में आता है कि डीएनए को कि सॉरी पॉलीमरेज को कि भाई काम खत्म हो गया इसलिए ए लग रहे हैं, तो पॉली ए टेलिंग बोलते हैं उसको। और वो आरएनए को किसी, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसको दूसरे न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होते चले जाएं आजू बाजू, तो उसको फिर 5 प्राइम पे यानी कि जहां से शुरुआत होती है वहां पे कैपिंग हो जाती है ताकि उधर कुछ और जुड़े ना। तो वो कैपिंग को ही आइडेंटिफाई करते हैं ये स्मॉलर यूनिट जो है। देयर आर मेनी, बहुत कॉम्प्लेक्स वो है, मॉलिक्यूलर लेवल पे सब चीजें होती है। तो कैपिंग इज आइडेंटिफाइड कि कहां से शुरुआत करेंगे, फिर मेथिओनिन का एक कोड रहेगा वो मेथिओनिन का, है ना, तो UAG बोलते हैं, AUG। तो वो ऐसे फिर टर्मिनेशन के भी कोडॉन्स हैं कुछ, वो टर्मिनेशन एंड पे रहते हैं, या फिर पॉली ए रहेगा या डिफरेंट, या फिर रो बेस्ड, रो एक प्रकार का प्रोटीन है जो अटैच रहता है तो वो उससे टर्मिनेट हो जाता है। दिस इज ऑल इन ट्रांसक्रिप्शन। एंड फिर बाद में जब ट्रांसलेशन होता है तो दिस पर्टिकुलर राइबोसोम हैज टू आइडेंटिफाई दैट mRNA which has come out of, which has been synthesized by the DNA। तो वो उसे बाहर आके कहाँ अटैच होना चाहिए उसके लिए एक लेफ्ट रहता है। फिर जो स्पेसेस है डिप्रेशन will give the space for the tRNAs to get inside and get attached to the codon and anticodon pattern, and then leaving the amino acid to get attached to the peptide bonds. So this is all about, and the model is all about, you know, to justify the functionality of the ribosomes. And little differences हैं उसमें 80S में और 70S में, nothing much. Try to understand it, क्योंकि वो जितना उसमें लिखा है उतना आप लोग अपने पास रख लोगे तो शायद वो काफी है। But as it, क्योंकि एग्जाम्स आपके सब्जेक्टिव हैं, you don't have to write it, so you need to understand it. फिर कैसे वो एक्सेप्टर साइट किससे कहते हैं, पेप्टाइड साइट किससे कहते हैं, राइट, वो क्लेफ्ट क्या है, वो जो हेड है क्या, एक हेड है कि एक क्लेफ्ट है कि एक प्लेटफॉर्म है, या फिर दूसरे वाले में हेड और प्लेटफॉर्म ही है, क्लेफ्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें डिप्रेशन है, इसमें तीन लोग डिप्रेशन है। I understand that, उसके ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चंस रहेंगे। Okay, that's all for today. Thank you. थैंक यू सर। सर सेम 2 के एग्जाम्स इसी मंथ रहेंगे क्या? क्या बोले, किसके एग्जाम? सेम 2 आपके एग्जाम्स? यस सर। नहीं, अभी कहाँ शेड्यूल हुआ, कहीं से पता चला आप लोगों को? हाँ शायद बागड़े सर बोल रहे थे कि जुलाई के एंडिंग में। हाँ, क्योंकि अभी ये 29 से इनका शुरू हुआ ना, कल से परसों से शुरू हुआ है 6 सेमेस्टर वालों का, तो मेरे ख्याल से ये 18 तक या फिर 22 तक इनके एग्जाम्स हैं, मतलब पूरा सेमेस्टर 6। हम सेमेस्टर्स को ओवरलैप नहीं करवाते हैं क्योंकि कुछ बच्चों का बैक पेपर रहते हैं ना, तो वो ओवरलैप नहीं कराते हैं। तो फिर उसके बाद फिर सेम 2 का पहले होगा, फिर सेम 4 का बाद में होता है, लेट होता है। सेम 2 पहले होगा, तो उसके पहले शायद प्रैक्टिकल्स होंगे शायद आपके सेम मंथ के एंड में, और फिर नेक्स्ट मंथ में शायद एग्जाम्स हो जाएंगे, या फिर इस मंथ के एंड से शेड्यूल आएगा। बिकॉज एज पर लास्ट ईयर यूजीसी गाइडलाइंस उन्होंने कहा था कि आप जितना भी डिले करिए, लेकिन बाय द एंड ऑफ अगस्त यू कम बैक टू योर नॉर्मल सेमेस्टर लेवल, उस लेवल पे आ जाइए, ऐसे कह रहे हैं। तो भी यूनिवर्सिटी ट्राई करेगी कि अगस्त तक हमारे एग्जाम्स खत्म हो जाएं एटलीस्ट। एंड गेटिंग रिजल्ट्स इज नॉट अ बिग इशू बिकॉज ऑनलाइन होता है, तो वो इशू रिजल्ट्स जल्दी जनरेट हो जाते हैं, है ना। तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि इस महीने के एंड से शुरू हो सके। पहले आपके होंगे, फिर बाद में सेमेस्टर 4 लास्ट में होता है यूजुअली। और सर सेम 1 के रिजल्ट आए नहीं अभी तक? नहीं, मैंने सुना है कि सभी के रिजल्ट्स आ गए करके बोल रहे थे। मैंने एक मैसेज पढ़ा था कॉलेज के उसमें कि मार्कशीट्स कलेक्ट कर लें आप लोग ऑफिस से, क्योंकि अपने सेम 1 कब दिया है, अभी ये विंटर में दिया ना आप लोगों ने, जुलाई में एंड हो गया। अच्छा नहीं, आप लोगों का तो बहुत लेट हुआ है, आप लोगों का तो बहुत लेट हुआ, अभी ये खत्म हो गया आप लोगों का, थोड़ा समय लगेगा आपको समझ लीजिए, क्योंकि अभी शायद पुराने जो हुए ना अप्रैल मई में जो हुए थे उनके रिजल्ट्स आउट हो गए हैं शायद, जो 2 मतलब 1 को छोड़ के 3, 5, 6, 4, 2 इन सब का आ गया है।
भी आप लोग का लेट हुआ है तो आप लोग को थोड़ा सा लेट आएगा, बट आ जाएगा, कुछ आइडिया नहीं है, you need to keep on the website, देखते रहना पड़ेगा आपको। Okay? Okay, sir. Okay. Shall we sign off? Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thanks.